Friends, welcome to Tech to Great classes. My name is Krishan Kumar Gupta, and in this course of industrial engineering, today we are going to start new chapter forecasting. This is lecture number 13. लास्ट लेक्चर में हमने सिक्वेंसिंग कंप्लीट किया था. फोरकास्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक सिक्वेंसिंग में कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि आइडल टाइम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार उन्हें चेक कर लेते हैं आइडल टाइम कैसे निकालते हैं. एक इजी वे चेक कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये हमने एग्जांपल लिया था एन जॉब्स 2 मशीन के लिए, राइट. हमारा एन जॉब्स 2 मशीन के लिए एग्जांपल था. इसमें हमने आइडल टाइम कैसे निकालना है. देखो, एक तरीका था जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप फाइंड कर लो कितने टाइम आपकी मशीन आइडल है. दूसरा तरीका है आपका जो और इजी हो सकता है, आप मशीन के लिए फर्स्ट मशीन है इसके लिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट कर लो. तो इस फर्स्ट मशीन पे ए जॉब 7 आवर्स रन करेगी, प्रोसेस होगी. बी जॉब 4 आवर्स प्रोसेस होगी. सी जॉब 2 आवर्स प्रोसेस होगी. डी जॉब 5 आवर्स प्रोसेस होगी. ई जॉब 9 आवर्स प्रोसेस होगी. एफ जॉब 8 आवर्स प्रोसेस. तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन 1 कैलकुलेट कर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए. 7 + 4 11 + 2 13 + 5 18 18 9 27 27 और +8 = 35. दिस इज टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन 1. सिमिलरली मशीन 2 पे कैलकुलेट कर लीजिए. 3 8 11 11 6 17 17 6 23 23 + 4 27 + 1 28. दिस इज टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन 1 एंड मशीन 2. अब आइडल टाइम निकालना है आपको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप. आइडल टाइम को हम एक नया फॉर्मूला इसमें मेंशन कर देते हैं. आइडल टाइम ऑफ मशीन इज मेक स्पेंड टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ दैट मशीन. टोटल ऑफ दी. क्लियर. अब मशीन ए के लिए निकालना है अगर मेरे को, तो कैसे निकालूंगा मैं. आइडल टाइम ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू मेक स्पेंड टाइम कितना है यहाँ पे 36, राइट. मेक स्पेंड टाइम इज 36 and total processing time of machine A is machine 1 is 35. machine 1 है, 1 कर लेंगे. थर्टी फाइव कितना हो गया आपका 1. ये कितना इजी वे है ये सॉल्व करने का. मैं आपको पहले वाले मेथड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आइडल टाइम. अब मशीन 2 का निकालना है, तो अगेन मेक स्पेंड टाइम 36 माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज 28 फॉर मशीन 2. तो आइडल टाइम ऑफ मशीन 2 इज, आई होप आपको आइडल टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फोरकास्टिंग. ओके, फोरकास्टिंग होता क्या है. देखिए, फोरकास्टिंग इज द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल और फ्यूचर डिमांड. आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो कि अभी हमारे पास क्या सेल होने वाली नेक्स्ट मंथ में, या फिर क्या डिमांड आने वाली है, उसके हिसाब से आप प्रोड्यूस करते हो. ओके. तो इट इज द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल और डिमांड. फ्यूचर में क्या सेल आने वाली है, क्या डिमांड आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करोगे, तो आप उसको आपको प्रेडिक्ट करना होता है. ठीक है. अब डिमांड क्या है, कुछ डिमांड वेरिएशन हो सकता है. डिमांड में कुछ पैटर्न है फिक्स, तो हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड वेरिएशन. टाइप्स ऑफ डिमांड वेरिएशन देख लेते हैं. फर्स्ट है इसमें ट्रेंड वेरिएशन.
मीन्स देयर विल बी सम ट्रेंड। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम समझ लेते हैं। इट इज टाइम वर्सेस डिमांड ग्राफ, डिमांड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देयर विल बी सम ट्रेंड। It may be upward trend, it may be downward trend for a long term. This is called trend variation. Second is seasonal variation. Second demand variation is seasonal variation. Okay, तो समझ लेते हैं। अगेन सेम डिमांड वर्सेस टाइम ग्राफ है ये भी। अब इसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर पीरियड में आपका डिमांड कम है, कुछ में आपकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। देन इट इज कांस्टेंट फॉर सम पीरियड, अगेन it comes down, then again it is down for some period, then it is again increasing for a period of time, then it is constant for some time, again down। तो एक पैटर्न है ये भी। This is also a pattern, it is called seasonal pattern। okay, for example एसी की जो बाइंग है, डिमांड है एसी की मार्केट में, सर्दियों में कम रहती है, फिर जैसे जैसे गर्मी आती है धीरे धीरे डिमांड बढ़ जाती है। ओके, फिर कुछ पीरियड के लिए स्टेबल हो जाती है डिमांड, फिर जैसे जैसे सर्दी आने लग जाती है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती चली जाती है एसी की। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन। इट मे बी फॉर ए period of time, means it may be for 1 hour only in the terms of hours, it may be in the terms of days, it may be terms of in the month or year। okay? It may be short seasonal variation or long term seasonal variation। clear? okay, third one is cyclic variation। okay? In cyclic variation it is cyclic like this। it is cyclic। okay? This is cyclic variation, means it is repeating after a period of time, repetition after a period of time। clear? next is irregular variation। ओके, irregular variation में क्या होता है, ग्राफ की हेल्प समझ लेते हैं।
इरेगुलेशन कब होता है? अचानक से या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इश्यू आ गया सडनली, लाइक स्ट्राइक हो गई सडनली। ओके, देखते हैं ग्राफ क्या। ये पैटर्न था, इजी था, बट अचानक से क्या हुआ? सडन वेरिएशन आ गई। इट मे बी बिकॉज अपवर्ड, इट मे बी डाउनवर्ड, या अचानक से कोई डिमांड आ गई पर्टिकुलर, या कोई न्यूज आ गई मार्केट में सडनली, तो आपकी डिमांड बढ़ गई, राइट? या डिमांड में भी में फॉल बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज इन द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशन। ये आपकी इरेगुलर वेरिएशन, ये जो पीरियड है, इरेगुलर वेरिएशन। दिस इज आल्सो डिमांड वर्सेस टाइम ग्राफ। कोई न्यू पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की, लिख लेते हैं, ड्यू टू सम न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी और स्ट्राइक और शटडाउन और लॉकडाउन, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? और सम बैड न्यूज इन मार्केट, बैड और गुड न्यूज, सडन बैड और गुड न्यूज मार्केट। These are the causes for irregular variation. ओके, अब टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ लेते हैं। क्या क्या टाइप्स की फोरकास्टिंग होती है? ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें, इफ वी क्लासिफाई ब्रॉडली फोरकास्टिंग, देन वी कैन क्लासिफाई इट इन टू कैटेगरीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, qualitative, it is also called subjective. Quantitative, it is also called objective. Qualitative is for long term. It is for long term, 2 to 5 years, and it is for new product. For new product, कोई भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो फोरकास्टिंग करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव, और वी कैन से इट इज जजमेंटल। इट इज जजमेंटल मतलब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के व्यू पे डिपेंड करेगा कि कितनी हमें फोरकास्ट, कितनी डिमांड आने वाली है मार्केट में। ही विल डिसाइड, there will be no data, he will not use any data, it is depends on the judgment of a person. Okay, this is for new product, right? इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? इसमें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे। सेकंड वन इज मार्केट ट्रायल्स। थर्ड इज मार्केट रिसर्च, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। अभी हम समझेंगे करके सारे जितने भी मेथड। डेल्फी, ओके, इट इज मोस्ट प्रेफर्ड टेक्निक, डेल्फी टेक्निक। अब क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। इसमें इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, टाइम सीरीज और कॉजल और इकोनोमेट्रिक। टाइम सीरीज में कौन कौन से हैं हमारे पास मेथड? पास्ट एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। थर्ड वन इज
वेटेड मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, and last one is exponential smoothing average. Exponential smoothing मेथड, ये हमारे टाइम सीरीज। ओके, अब इसमें आते हैं कॉजल इकोनोमेट्रिक मेथड। इसमें हमारे पास कोरिलेशन, सेकंड इज रिग्रेशन। ओके, जो क्वांटिटी मेथड है ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज फॉर ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, या तो आप वो पहले से बना रहे हो प्रोडक्ट, या फिर उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। For such kind of product, you use quantitative or objective method for the forecasting. And if your product is new in the market, then you will use qualitative or subjective method to find the coming demand in the market, future demand in the market. Okay. Okay, अब एक वन बाय वन समझ लेते हैं इनको। फर्स्ट हमारा ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे में आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चनरी जनरेट करते हैं। okay? उस क्वेश्चनरी को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कस्टमर्स कस्टमर्स के पास आप जाते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं, और मार्केट में सर्वे करते हैं। ठीक है, आप मार्केट में सर्वे करते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरी। आप कस्टमर्स के पास जाओगे, रिटेलर्स के पास जाओगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर से वहां पे जाओगे, और उनसे पता करने की कोशिश करोगे उनकी उनकी क्या एडवाइस है इसमें। जो आप न्यू प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, वो क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो मार्केट कितना उसका मतलब कितनी डिमांड आ सकती है। तो वो आप पता करते हो विद द हेल्प ऑफ ओपिनियन सर्वे। दिस इज कॉल्ड ओपिनियन सर्वे। सेकंड इज मार्केट ट्रायल। मार्केट ट्रायल में क्या करते हो आप मार्केट में कुछ सैंपल, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद चेक करते हो कि व्हाट इज द आउटकम, हाउ द पीपल्स आर रिएक्टिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। दिस इज जनरली यूज फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं आप कार फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सैंपल के तौर पे। ओके, दिस इज यूज फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से चॉकलेट्स, और यू कैन से न्यू परफ्यूम। Okay, so this is market trial. You distribute free sample for the product, and then you find what is the reaction of people for that product. According to that, you predict the demand. Okay. थर्ड वन इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या करते हो आप, कोई बाहर की जो थर्ड एजेंसी है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो रिसर्च के लिए। ओके, इन दिस वर्क इज असाइंड टू एक्सटर्नल एजेंसी। कोई बाहर की एजेंसी है,
वो काम करेगी आपके लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। वो मार्केट में जाएगी, वो चेक करेगी किस एज के ग्रुप के, किस एज ग्रुप के पीपल उसमें इंटरेस्टेड है, कितने नहीं है, क्या डिमांड आ सकती है उसकी। इट इज द वर्क ऑफ थर्ड एजेंसी. Okay, you will give contact to that. Now last is Delphi technique. Most used technique is Delphi technique. This is mostly preferred technique है ये. What happened in this technique? इसमें क्या करते हैं, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को आप बैठाते हो. अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, को आप बैठाते हो और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चनरी आप जनरेट करते हो, एंड सच दैट द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन generate the another question. Okay, mainly what happened in this brainstorming happens. Okay, जो की पॉइंट है इसका बस ये रखना, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. ठीक है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जिसमें आप कुछ क्वेश्चन ही जनरेट करें, तो आप किसी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, अब उस आंसर से एक नया क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा कि ओके दिस हैपेंस, तो हाउ इट विल हैपन लाइक दिस. Okay, so this is Delphi technique. All these techniques are used for long-term forecasting or for new products. Okay, so qualitative is completed. Now quantitative. In quantitative, for time series, first one is past average. Past average में क्या होता है, कंसीडर आपके पास फर्स्ट मंथ की डिमांड आपके पास है, सेकंड मंथ की डिमांड आपके पास है, थर्ड मंथ की डिमांड आपके पास है, फोर्थ मंथ की डिमांड आपके पास है, और फिफ्थ मंथ की आपको प्रिडिक्ट करनी है. फर्स्ट मंथ की x1, सेकंड मंथ की x2, थर्ड मंथ की x3, फोर्थ मंथ की x4. आपको फिफ्थ मंथ की प्रिडिक्ट करनी है कितनी डिमांड होगी. तो आप क्या करोगे, प्रीवियस जितना भी डाटा है आपके पास, प्रीवियस जितना भी डाटा है उसको आप एवरेज कर दोगे. तो फिफ्थ मंथ की जो फोरकास्टिंग होगी तो वो आप कर दोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आप कह दोगे दिस इज दी फोरकास्टिंग, और यू कैन से दिस इज द एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द फिफ्थ मंथ. ओके, दिस इज पास्ट एवरेज. जितना भी पास्ट का डाटा है, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, आप सबको एवरेज कर दोगे. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप 10 साल के डाटा को एवरेज कर रहे हो, 10 साल में काफी कुछ चेंज हो जाता है, एक एरा चेंज हो जाता है, राइट. उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या टेक्निक्स थी, उसके हिसाब से डिमांड थी. अब न्यू सिचुएशंस आ गई हैं, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, उसके हिसाब से डिमांड अलग हो गई अब. ओके, जो सेल फोन की, जो मोबाइल फोन की डिमांड उस टाइम थी मार्केट में 10 साल पहले, अब मार्केट में डिमांड अलग है मोबाइल फोन की. तो क्या होता है कि इस तरीके से करने से आप क्या कर रहे हैं, इक्वल वेटेज प्रोवाइड कर रहे हैं हर डिमांड को. प्रीवियस जितनी भी सारी डिमांड है सबको आपने इक्वल वेटेज प्रोवाइड करी है, जो कि नहीं होना चाहिए. ओके, पास्ट एवरेज में क्या कर रहे हैं आप, इक्वल वेटेज is given to all previous data. Right, you are providing equal weightage to all previous data, which is not correct. So this method is not used in these days. This method is not used, or you can say this method is rarely used. बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है कि ये मेथड आप यूज करो. रीजन आपको क्लियर हो गया क्यों नहीं यूज करोगे आप. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सिंपल मूविंग एवरेज. अब सिंपल मूविंग एवरेज में क्या है, अगेन एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट मंथ की डिमांड आपके पास है, सेकंड मंथ की डिमांड है, फर्स्ट मंथ की x1, सेकंड की x2, थर्ड की x3, फोर्थ की x4, फिफ्थ की आपको बतानी है. अब इसमें क्या करोगे आप, सिंपल मूविंग एवरेज में आप मूव करोगे एवरेज को.
फॉर एग्जाम्पल आप पहले पीरियड फिक्स करोगे, ओके आपको 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेना है, ओके 3 मूविंग एवरेज लेना है आपको। तो जब आप 5th मंथ की डिमांड फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, प्रीवियस 3 मंथ की आप डिमांड को यूज करोगे, एवरेज लोगे, प्रीवियस 3 मंथ की डिमांड का एवरेज लोगे। मतलब जो 5th मंथ की डिमांड होगी x5 दैट विल बी x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 3। और अगर आपको 6th मंथ की डिमांड कह दी जाए, 6th मंथ की डिमांड बताइए, इन दैट केस इट विल बी x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय 3। अब आप x2 नहीं लेंगे, ओनली प्रीवियस 3 मंथ, क्योंकि आप ये कंसीडर करते हो कि उससे पहले का डाटा इररिलेवेंट है, आपको जस्ट प्रीवियस 3 मंथ का डाटा मिल जाए या प्रीवियस 3 ईयर्स का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो वो टाइम पीरियड जो भी हो, चाहे वो मंथ में हो, वीक में हो, ईयर में हो या डेज में हो, बट if it is 3 moving average then you will take the previous 3 data only, latest 3 data, previous latest 3 data, okay? If it is 4 moving average then you will take previous 4 data, clear? In this case also equal weightage is given to the previous 3 data. In past moving average equal weightage is given to all previous data, but in simple moving average equal weightage is given to all 3 latest previous data, okay? So this is used but it is not that effective because of this reason, clear? Next, weighted moving average, इसको समझ लेते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप वेट प्रोवाइड करते हो कि which one is more effective, which one will more effect on your demand, which period। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो लेटेस्ट डिमांड थी वो हमारी ज्यादा इफेक्ट करेगी न्यू डिमांड पे, उससे प्रीवियस पे कम इफेक्ट करेगी प्रीवियस जो डाटा होगा। तो वेटेड मूविंग एवरेज में आप क्या करते हो, अगेन इट इज मूविंग एवरेज, इट इज नॉट ओनली एवरेज, इट इज मूविंग एवरेज। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगेन ले लेते हैं, इसमें 1 मंथ, फर्स्ट मंथ का x1 है, सेकंड का x2, थर्ड x3, फोर्थ x4 और आपको 5th मंथ की प्रिडिक्ट करनी है, ओके? तो हाउ विल यू फाइंड x5 is equal to, consider it is 3 moving average, it is 3 moving average, यही लिख लेते हैं, फॉर 3 moving average, okay? So it will be w1 x4 plus w2 x3 plus w3 x2 divided by, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 1। आपको w1 w2 w3 निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, ओके? फॉर n is equal to 3 means for 3 moving average, 3 weighted moving average, n is equal to 3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, जैसे कि 3 है तो क्या हो गया, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, ये आपके पास हो गया, राइट? तो आप इसको कैसे करेंगे, 1/1 प्लस 2 प्लस 3, 2/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड थर्ड मंथ को आप कितनी प्रोवाइड करेंगे, 3/1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियर हुआ, राइट? यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट मंथ को आप लीस्ट वेटेज प्रोवाइड करोगे एंड जो थर्ड मंथ होगा उसको आप मैक्सिमम वेटेज प्रोवाइड करोगे।
अगर हम इसके कंपेयर करें जो अभी हमने सॉल्व किया, दिस विल बी W3, this will be W2, this will be W1. ओके, अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं मैं इसको, जनरलाइज करूं अगर इसको मैं, राइट, इफ आई राइट इट इन जनरलाइज फॉर्म, तो फॉर n मूविंग एवरेज, सबसे पहले आप फाइंड करोगे सिग्मा n, which will be n into n plus 1 by 2. Okay, n into n plus 1 by 2. Then you will find the weightage. So write the weightage in descending order. Weightage will be n upon sigma n minus 1 upon sigma n minus 2 upon sigma n minus 3 upon sigma n, कब तक, जब तक लास्ट में आपका 1 अपॉन सिग्मा n ना रहे। क्लियर, इसको चेक कर लेते हैं जैसे हमने अभी सॉल्व किया था। फॉर n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 3, सिग्मा n क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू में 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2, 2 to the 4, 3 to the 6, सिग्मा n विल बी 6। ओके, तो वेटेज कितनी होगी, इट इज फ्रॉम दिस वेटेज, ये हमारी वेटेज है विच इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वेटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, आप लेटेस्ट टू प्रीवियस डाटा की तरफ जा रहे हैं। दिस वन विल बी फॉर द लेटेस्ट, दिस वेटेज विल बी गिवन टू लेटेस्ट। ओके, तो लेटेस्ट टू प्रीवियस डाटा की तरफ आप वेटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो फॉर n इक्वल टू 3 ये हो गया, तो वेटेज कितनी होगी आपकी, वेटेज विल बी 3 अपॉन 6, 3 minus 1 2 upon 6 and 1 upon 6, दिस विल बी वेटेज। तो अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे, जब x5 निकाल रहे थे आप प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए x5 निकाल रहे थे, x5 क्या करोगे आप, अगर n इक्वल टू 3 है तो x5 विल बी 3 अपॉन 6 इंटू x4 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू x3 प्लस 1 upon 6 into में x2, this will be x5, right? Similarly, if n is equal to 4, if n is equal to 4, अगर आपसे 4 मूविंग एवरेज की बात करें तो सिग्मा n निकालोगे आप 4 into 4 plus 1 डिवाइड बाय 2, 2 to the 4, ये हो जाएगा 10। तो अब क्या होगी, वेटेज क्या होंगी, 4 upon 10, 3 upon 10, 2 upon 10, 1 upon 10। तो अगर 4 मूविंग एवरेज तो x5 क्या निकलेगा, 4 upon 10 into x4, 3 upon 10 into x3, 2 upon 10 into x2, 1 upon 10 into x1. This will be forecasting for 5th period. Clear? और सिंपल मूविंग एवरेज में हम मूव करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 मूविंग एवरेज ले रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज में 3 पीरियड्स का, तो लेटेस्ट 3 पीरियड्स का ही हम एवरेज लेंगे और बाकी प्रीवियस डाटा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? लेकिन इसमें क्या है, जब हम सिंपल मूविंग एवरेज जब लेते हैं, जब हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया था, तो जो प्रीवियस 3 डाटा, अगर हम 3 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो प्रीवियस 3 डाटा को सबको हमने इक्वल वेटेज प्रोवाइड की थी, राइट? लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट में सिर्फ जो लेटेस्ट है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है
और प्रीवियस का कम इफेक्ट होता चला जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेटेज प्रोवाइड करते हैं हम डाटा को। तो जो लेटेस्ट डाटा होगा उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करेंगे, और जो सबसे पीछे का डाटा होगा उसको हम सबसे कम वेटेज प्रोवाइड करेंगे। तो वेटेज प्रोवाइड करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या हमने बनाया, फॉर एन मूविंग एवरेज सिग्मा एन निकालेंगे सबसे पहले हम, विच इज द फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2। ओके, देन वी विल प्रोवाइड वेटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, n अपॉन सिग्मा n minus 1 upon sigma, n minus 2 upon sigma, n minus 3 upon sigma, up to 1 upon sigma n. Then this will be more weightage which is given to the latest data, and this will be the least weightage which will be given to the previous most data. यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने एग्जांपल क्या समझा, n बराबर 3 होगा क्या कितनी वेटेज होगी, n बराबर 4 होगा तो कितनी वेटेज होगी, और किस हिसाब से फिर हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ एरर्स फाइंड करेंगे कि फोरकास्टिंग में क्या क्या एरर्स आती हैं, क्या क्या मेथड है एरर फाइंड करने के, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, एंड देन हम इकोनोमेट्रिक मेथड भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।